जहां केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने रैली बुलाई है और अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी महारैली कर रही है। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की यह महारैली है और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो हैं और जो नेता हैं वो भी यहां पे मौजूद रहेंगे। तो चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि यह वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल को एक अलग और एक नई पहचान मिली थी और वहीं से निकल के पार्टी का एक राजनीतिक पार्टी बनाई, दिल्ली में चुनाव जीता, एक नहीं बल्कि कई दफा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने कदम दिल्ली से बाहर निकाले, पंजाब में सरकार बना ली और कई राज्यों में चुनाव भी लड़ा, जहां पे प्रदर्शन के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार है। और ये आज का जो महारैली है ये अध्यादेश को लेकर है, वो अध्यादेश जिसमें दिल्ली बनाम केंद्र सरकार जो है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल को बना दिया, उसके बाद उसको अध्यादेश लाया गया और वापस एलजी को वो शक्ति दी गई और अब उसी के खिलाफ ये महारैली। और सीधा अब रामलीला मैदान का ही रुख करते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। पीयूष, आम आदमी पार्टी की ये महारैली, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आंखों देखा हाल बताएं, कौन दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें, चूंकि 10 बजे का वक्त रखा गया था इस महारैली के लिए, लेकिन अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पे नहीं पहुंचे हुए हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि किस तरीके से यहां पे भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, उनके पहुंचने का चूंकि सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है करीब 1 घंटे बाद ये पूरा कार्यक्रम पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, हम बातचीत भी कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हाँ जी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की आज महारैली है आम आदमी पार्टी की? जो हमारे अधिकार हैं वो हम मांगते हैं। जब जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें अधिकार दिए हैं, तो उसको मोदी सरकार क्यों टाल रही है, क्यों बीच में रोड़ा बन रही है, क्यों काम केजरीवाल जी को करने नहीं दे रही है? क्या अधिकार दिया था आपने, किस तरीके से पूरा सुनवाई हुई, क्या कुछ अधिकार मिले थे आप लोग? अधिकार सारे ही रोक रहे हैं। अभी तो हमारा जो बिजली और पानी का फ्री है उसमें भी रोक लगा रहे हैं। जनता को पूरा हक है। मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का था, वो भी है सर, उसके साथ साथ ये भी है। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, कब तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? आप लोग तो पहुँच ही चुके हैं। खैर, हम लोग तो सुबह 7:30 से आ गए हैं सर, और कम से कम 1 लाख से ऊपर हमारे सभी साथी आएंगे आज, और सभी दिल्ली की पूरी जनता आएगी, क्योंकि सभी को अपना विचार रखने की और अपने अधिकार लेने की सबको एक कोशिश है और पूरी भी होगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर से बल्कि किसान संगठन की ओर से भी लोग पहुंचे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से पहुंचे हुए हैं। आप भारतीय किसान यूनियन से पहुंचे हुए हैं, कई बातें किसानों को लेकर भी हुई इस दौरान। इस महारैली को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समर्थन करने आए हैं आप? ये आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है जी, आम आदमी के साथ, आम आदमी पे अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है आम आदमी पे। उसलिए हम आए हैं, अत्याचार को रोकने के लिए आए, बहुत ज़्यादा अत्याचार। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, मेरे बेटे पे केस, मेरे दामाद पे केस। किसने किया केस? सरकार ने लोकतंत्र जमी खत्म कर दिया। आवाज़ दबाई जाती है, आवाज़ दबाई जाती है, आवाज़ को दबने नहीं देंगे। महारैली से आप आवाज़ को उठाएंगे? दबने नहीं देंगे। हनुमान किला था, लंके में आग लगा दी थी। ये युद्ध है, युद्ध है, ये रैली नहीं, युद्ध है, यहाँ से युद्ध होगा। बिल्कुल। और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे मंच पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे तस्वीर आपको नजर आएगी। इसके साथ ही पूरी तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं, अध्यादेश वापस लो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया गया है। मंच सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं और
थोड़ी देर का वक्त बचा है जब निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों ही लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, इस महारैली को संबोधित करेंगे और तैयारी भव्य रूप से यहाँ पे की गई है। और चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ अध्यादेश वापस कराने के लिए ये महारैली बुलाई जा रही है, बल्कि एक बड़ा आगाज 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं इस मंच से करने की कवायद जो है या कोशिश जो है वो की जाएगी। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या दिल्ली के एलजी की बात करें, किस तरीके से टकराव की खबरें आई, कई फैसलों पर टकराव की खबरें आई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को राहत दी और दिल्ली सरकार इस राहत के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार लगातार एक्शन लेने लगी। उसके बाद केंद्र सरकार रातों रात एक अध्यादेश लेकर आती है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरीके से जो राहत मिली थी वो राहत शायद दिल्ली सरकार से छिन जाती है। और दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, तमाम विपक्षी नेताओं से वो मुलाकात करते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें या अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होती है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात करते हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे वो समर्थन मांगते हैं इस अध्यादेश के खिलाफ। और निश्चित रूप से इसी कड़ी में एक महारैली का आयोजन यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में कराया गया है और यहाँ पे लाखों की संख्या में चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, यहाँ तक कि आपने देखा कि किसान संगठनों के भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों से जिस तरीके से समर्थन मांग रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या वाकई में उस तरीके से जब सदन की कार्रवाई चलती है, जब सत्र आता है तो सदन के पटल पर इस तरीके का समर्थन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। फिलहाल एक बड़ी तैयारी रामलीला मैदान में यहाँ पे कर दी गई है आम आदमी पार्टी की ओर से महारैली को लेकर और पूरी तरीके से आप देखिए कुर्सियां लगा दी गई हैं और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई बड़ा दिग्गज चेहरा यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कुछ लेट लतीफी है, यानी करीब 1 घंटे का डिले ये कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि 10 बजे का वक्त बताया गया था जब यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, लेकिन अब थोड़ी देर का वक्त बचा है जो इंतजार करना होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मंच को जब संबोधित करेंगे तो क्या कुछ नया कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिलहाल तमाम विपक्षी दलों से उन्होंने समर्थन जरूर इस अध्यादेश के खिलाफ मांगा है। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए। चूंकि तमाम तस्वीरें लगातार हम इस आंदोलन से जुड़ी हुई भी जनता तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से ही खबर है जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया। सांसद ने कहा कि एक सीट अखिलेश जीत जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अखिलेश जी यूपी की 80 सीट पे जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये उन्होंने कहा। वाराणसी से अखिलेश जीत गए तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। तो वाराणसी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अखिलेश यादव को यह चैलेंज किया है कि आप एक सीट जीत जाइए। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को यह चैलेंज किया। सांसद ने कहा कि एक सीट अखिलेश जीत जाएं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अखिलेश जी यूपी की 80 सीट पे जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, ये कहा उन्होंने। आप एक सीट जीत दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। तो अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये उन्होंने कहा। तो पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे। पीयूष, हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बड़ा चैलेंज दिया है कि आप 80 छोड़िए, 80 में से आप एक सीट जीतिए, वो भी वाराणसी की, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
देखिए, निश्चित रूप से जब भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे ठोकती हैं कि हम जितनी भी सीटें हैं, चाहे विधानसभा की जितनी सीटें हैं या लोकसभा की जितनी सीटें हैं, उसमें से पूरी की पूरी सीटें हम जीत रहे हैं। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 80 की 80 सीटें हम यानी कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसी बयान को जो राज्यसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने उस बयान को कोट किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि आप 80 सीटों की बात करते हैं, आप 80 सीटें छोड़िए, सिर्फ बनारसी सीट जीत कर दिखा दीजिए। अगर आप बनारसी सीट जीत जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कहीं ना कहीं जो राज्यसभा की जो सदस्यता है उससे भी इस्तीफा दे दूंगा। हाँ। तो एक बड़ा बयान जो है वो माफ करिएगा, जो हरनाथ सिंह यादव हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उन्होंने दिया है, कोट करते हुए, उनके बयान को कोट करते हुए। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले में हरनाथ सिंह यादव को क्या कुछ जवाब दिया जाता है। फिलहाल एक बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को किया है। क्योंकि आप देखिए, बनारसी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बताया जाता है कि बनारसी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती रही है, काफी सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से वहां की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं अभी भी बताई जा रही है। तो एक बड़ा चैलेंज सीधे तौर पे जो राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव है उनकी ओर से अखिलेश यादव को दिया गया है। चूंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी 80 में से 80 सीटें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जीतने जा रही है। ऐसे में हरनाथ सिंह यादव जी, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां बालासोर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। 270 पूर्व जजों और अधिकारियों ने यह चिट्ठी लिखी है। पूर्व अधिकारियों ने ट्रैक से छेड़छाड़ की आशंका जताई है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और ट्रैक के आसपास अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग भी की है। चिट्ठी लिखने वालों में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं। तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पे की है। बकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि ट्रैक के आसपास अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो चिट्ठी लिखने वालों में यूपी और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी भी शामिल हैं। तो बालासोर हादसे पर, जो ट्रेन हादसा हुआ, उस पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। खबर लखनऊ से है, जहां राज्य कर विभाग में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कैलाश नाथ पाल अपर आयुक्त राज्य कर बने हैं और राजमिलन प्रसाद अपर आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद बने हैं। सरिता सिंह अपर आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद बनी है और राकेश यादव अपर आयुक्त राज्य कर इटावा बने हैं। ओम प्रकाश 5 अपर आयुक्त राज्य कर नोएडा बने हैं। मनोज त्रिपाठी की अगर बात करें तो मनोज त्रिपाठी जो है उन लखनऊ की उनको जिम्मेदारी दी गई है। ओम प्रकाश अपर आयुक्त राज्य कर नोएडा बने हैं, जबकि मनोज त्रिपाठी और अपर आयुक्त राज्य कर लखनऊ बने हैं। तो रविराज प्रताप मल अपर आयुक्त राज्य कर मेरठ बनाए गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी अपर आयुक्त राज्य कर अलीगढ़ बनाए गए हैं। और मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाता है तबादला नीति हुई थी, उसके बाद अब राजकर विभाग में भी अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि जो तबादले हुए उनमें प्रमुखता जो नाम है उनमें कैलाश नाथ पाल है, जो कि अपर नायक राजकर लखनऊ बनाए गए हैं। साथ ही साथ राममिलन प्रसाद जो कि अपर नायक राजकर गाजियाबाद बनाए गए हैं। सरिता सिंह अपर आयुक्त राजकर गाजियाबाद बनी है। साथ ही राकेश यादव अपर आयुक्त राजकर इटावा बनाए गए हैं। ओम प्रकाश 5 अपर आयुक्त राजकर नोएडा बनाए गए हैं। मनोज त्रिपाठी अपर आयुक्त राजकर लखनऊ बने हैं। मानसू यादव अपर आयुक्त राजकर जौनपुर बनाए गए हैं। रवि
राज प्रताप मल अपर आयुक्त राजखंड मेरठ बनाए गए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी अपर आयुक्त राजखंड अलीगढ़ बनाए गए हैं। तो हमने देखा जैसे तबादलों की हमने देखा था पिछले कई दिनों से तबादला जो एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में चालू है, तो उसके तहत अब देखा जा रहा है कि राजकर विभाग में भी तबादला किए गए हैं और फिर तमाम इन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। माना जा रहा है कि जो प्रमुख मंडल है उनमें तैनाती की है। आगे आप देख सकते हैं कि तबादला एक्सप्रेस है उत्तर प्रदेश में और तेजी से दौड़ते हुए नजर आएगी। राजेश, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। तो राम मिलन प्रसाद अपर आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद बनाए गए हैं और सरिता सिंह अपर आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद बने हैं। इसी तरीके से कुछ और नाम है इस फहरिस्त में, और राकेश यादव अपर आयुक्त राज्य कर इटावा बनाए गए हैं। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के घर चोरी हुई है। नकदी समेत ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गया। करीब 8 लाख की यहां चोरी हुई है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र की घटना है, जहां चोर बेखौफ है। इन्हें बिल्कुल डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का, और आए दिन इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार एक बड़े अधिकारी के घर को ही चोरों ने निशाना बना लिया। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के घर पे ही चोरी होगी, चोर यहां बेखौफ? देखिए राजेश, एक बड़ी घटना सामने आई है जहां चोरों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी के घर का निशाना बनाया और तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 लाख की चोरी का दावा बोला गया है, जहां ज्वेलरी समेत जो नकदी चोर चोरी कर ले गए। और कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हुई है और ये पोस्ट इलाके की घटना है, जहां थाना बीटा 2 क्षेत्र की पूरी घटना है। और जिसके बाद जो पुलिस के अधिकारी है या पुलिस है या स्थानीय पुलिस जो है मौके पर कहीं ना कहीं पूरे मामले में अब जो है इसमें पड़ताल कर रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी जो है, जो चोर है, वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं कि बेखौफ चोरों ने किस तरीके से एक अधिकारी के घर पर ही धावा बोला। बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा के अधिकारी के घर पे ही करीब 8 लाख रुपए की चोरी की वारदातों को चोरों ने अंजाम दिया। खबर कुशीनगर से है, जहां कंटेनर ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतक चंपारण रामनगर बिहार के रहने वाले थे। हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 पे यह हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों की जान गई है और मृतक चंपारण रामनगर जो बिहार में है वहां के रहने वाले थे। और हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 पर यह हादसा हुआ, जहां 3 लोगों की मौत हुई। तो कुशीनगर से खबर, जहां कंटेनर ने 3 लोगों को रौंद दिया। डीके यादव हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। डीके, अभी हादसे को लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, अभी तो मौके पर जो माहौल शांत है, लेकिन ये पूरा मामला जो है हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 जो लहनिया पेट्रोल पंप की है, जहां बताया जा रहा है कि ये सुबह की घटना लगभग भोर की है, जहां पे बिहार प्रदेश के रामनगर के रहने वाले लोग थे और 3 लोग लेके अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ये बोलेरो गाड़ी खड़ी थी और एक कार थी। इसी में कंटेनर अनियंत्रित होकर, जैसे कि बताया जा रहा है, वो भी ड्राइवर नशे में था और वो कंटेनर जिससे मारा, जिसकी वजह से 2 बोलेरो और कार दोनों को कुछ दूर तक घिस दिया, जिसकी वजह से इसमें जो सवार लोग थे, इन लोग 3 लोग की पूरी तरह से जो है कि मौके पर ही जो है मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे जो है कि अन्य लोग जो है अभी लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग बताया जा रहा है जो लोग घायल है, पुलिस जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर जो पुलिस घटना की जानकारी हुई, मौके पर पुलिस पहुंच कर तीनों शव को कब्जे में लेके और पोस्टमार्टम दे दिया है। बहुत शुक्रिया डीके यादव जानकारी के लिए। तो इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, तीनों बिहार के रहने वाले थे। खबर कासगंज से है, जहां भाई ने ही अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से वार करके भाई को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद में दिव्यांग भाई की हत्या कर दी और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे। सहावर थाना क्षेत्र के गांव सिरोली का यह मामला है। आयुष भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आयुष, ऐसा क्या था कि एक भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी? किस बात को लेकर विवाद था? देखिए, पहले तो ये बता दूं, पूरा मामला सहावर थाना क्षेत्र के गांव सिरोली का है। बात करें घटना के कारण की, तो बताया वहां पर ये जा रहा है कि जो भाई था वो अपनी भाई की जान का दुश्मन इसलिए बना क्योंकि उसकी जमीन का लालच था। जमीन की वजह से उन दोनों में आपसी रंजिश चली आ रही थी और जो उसका भाई था वो उसकी जमीन को हड़पना चाहता था। इसी बात को लेकर रात के समय उसने सोते हुए भाई पर कुल्हाड़ी से इस तरह से प्रहार किया कि एक ही प्रहार में उसकी जान चली गई। गर्दन पर इतना जो गंभीर प्रहार उससे किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मृतक जो युवक था वो दिव्यांग था।
अपने भाई को जरा सा भी रहम नहीं आया, जरा सी भी तरस नहीं आया कि एक दिव्यांग भाई पर इस तरीके से मैं सोते हुए कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल जमीन का जो लालच है ना, वो आदमी को इतना अंधा बना देता है। दौलत का लालच है कि उसने अपने सगे भाई की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। जैसी घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक जो भाई था वो मौके से घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सब कुछ कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं जो फील्ड यूनिट पहुंचती है वो भी मौके से जो भी उनको साक्ष्य मिलते हैं उनको वो एकत्रित करती है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला जो है जमीनी विवाद का था। जमीनी विवाद के चलते इसमें आपस में रंजिश चली आ रही थी। हाँ। और कहीं ना कहीं जो भाई था वो इसकी जमीन को हड़पना चाहता था। ठीक है, यानी जमीन को लेकर विवाद था और इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और एक भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी। खबर मेरठ से है, जहां दबंगों ने एक कार ड्राइवर को ही पीटा है। कैब का एक ड्राइवर था और पुलिस की मौजूदगी में ड्राइवर को पीटा गया। पुलिस के सामने दबंगों ने ड्राइवर को घसीटा और दबंगों के सामने पुलिस जो थी वो बेबस नजर आई। सुरक्षा की गुहार लगाता रहा ये पीड़ित ड्राइवर और मेरठ के थाना लाल कुर्सी क्षेत्र का है मामला। तो पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ही इस कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीटा गया। ये दबंग, ये गुंडे बिल्कुल बेखौफ, इन्हें ना पुलिस का डर ना प्रशासन का, और पुलिस वहां बेबस नजर आ रही है। अतुल शर्मा इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, क्यों इस कैब ड्राइवर को पीटा जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में और पुलिसकर्मी यहां बेबस नजर आ रहे हैं? देखिए राजेश, ये मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र की घटना है, जहां पर दबंग सरेआम एक ओला कार चालक के ड्राइवर को जमकर पीटते हैं और पुलिस खड़ी केवल तमाशा देखती रहती है। लगातार देखा जाए तो घटना काफी संगीन है। ओला कार चालक का जो ड्राइवर है वो गरीब था और वहीं दबंग बेखौफ होकर के पीटते हुए नजर आए। जो पुलिस है उस पुलिस का कहना है, आला अधिकारियों का कहना है कि कार चालक ने स्टंट किया था, जिसके बाद जो ओला कार चालक है उसकी गाड़ी से एक रेंज रोवर गाड़ी को टक्कर लगी थी, जिसके बाद में दबंगों ने ओला कार चालक को जमकर पीटा। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही है, जबकि पुलिस को उस कार चालक को बचाना चाहिए था, मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस दबंगों के आगे बेबस नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनुज। तो यहाँ पे अतुल, बहुत शुक्रिया। तो ये हालत है जहां पुलिस की मौजूदगी में ही दबंग इस कैब ड्राइवर को पीट रहे हैं। और पीलीभीत की आन बान और शान कहे जाने वाला पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अपना जन्मदिन मना रहा है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब 9 साल का हो गया है। इन 9 सालों में टाइगर रिजर्व ने क्या खोया, क्या पाया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूं तो पीलीभीत कई कामों जैसे हरे भरे जंगलों और बांसुरी निर्माण के लिए फेमस है, लेकिन पीलीभीत की आभा और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाला पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अब 9 वर्ष का हो गया है। बांसुरी नगरी के नाम से दुनिया में पहचान बनाने वाले पीलीभीत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम कर चुके पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत चूका बीच भी इस समय छाया हुआ है। बाघों के संरक्षण के अलावा जंगल के मैनेजमेंट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आईसी ने सराहा है। बता दें कि प्रदेश में अकेले पीलीभीत टाइगर रिजर्व CATS यानी कंजर्वेशन असर टाइगर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। जल जंगल जमीन के स्लोगन को चरितार्थ करने वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के खाते में कई अवार्ड शामिल हो चुके हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के कारण TX2 हंगरी का अवार्ड पा चुका है। स्विट्जरलैंड का कैट्स अवार्ड भी इसी साल पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। पानी के विहंगम दृश्य वाले बीच के तौर पर चूका इको टूरिज्म स्पॉट भी इको टूरिज्म स्पॉट का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगातार नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। यहां की टीम भी पूरे मनोबल के साथ जुटी हुई है। आपको बता दें कि 9 जून 2014 को अस्तित्व में आए पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 9 साल पूरा हो गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा है। इन 9 साल के सफर में कई कीर्तिमान भी जुड़े तो कुछ नए प्रयोग भी हुए, हालांकि कुछ बाघों को भी खोया, लेकिन कुल मिलाकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। देश ही नहीं विदेश सैलानियों के आने का क्रम लगातार बढ़ रहा है।
65 बाघों की संख्या वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के अलावा इस बार अब हाथी भी यहां की शान हो गए हैं। कर्नाटक से आए हाथियों की आमद 2022-23 में अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। बाघों की गणना का परिणाम आने के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्साह का माहौल है। भले ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अभी औपचारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, पर जंगल से लेकर बस्ती, सड़कों और जलाशय में अक्सर दिखने वाले बाघों की संख्या 65+ है। पर्यटक रोजाना बाघ ही नहीं, उनके द्वारा किए जा रहे शिकार भी देख पा रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रहने वाले जानवरों की संख्या के बारे में बात करें तो रिजर्व में 101 तेंदुआ है, 109 फिशिंग कैट, 2000 पाड़ा, 7077 वनरोज, 649 सांभर, 28,257 चीतल, 1,431 बारहसिंघा, 785 काकड़, 190 भालू, 1,89,000 जंगली सुअर, 23,123 बंदर, 27,000 लंगूर, 753 मगरमच्छ, 1,991 सियार, 5,000 मोर, 823 जंगली गाय, 326 जंगली बिल्ली, 1,080 बिज्जू, 1,050 सेही, 1,035 गोह समेत कर्नाटक से लाए गए 4 हाथी शामिल हैं। बाघ, तेंदुआ और हाथियों के अलावा वन्य जीवों की संख्या लगभग 99,882 है। एक समय था जब पीलीभीत केवल बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर रिजर्व और चूका बीच पीलीभीत की लोकप्रियता में भारी इजाफा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व जल, जंगल, जमीन से लोगों को जोड़ना और जानवरों के प्रति प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।